हाय, कैसे हो बच्चे लोग। हम लोग इससे पहले पढ़ाई किए थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और आज की पढ़ाई स्टार्ट होगी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। यानी आज बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। कहां रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे? कर्व्ड सरफेस पर। बात क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पर तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, जब रिफ्रैक्शन होगा तो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को जब जानेंगे तो उससे प्रॉब्लम बन जाएगा सारा चीज। और बोर्ड में खास करके आता भी है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और नीट वगैरह की बात करें तो उसमें इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो मैं ढेर सारा क्वेश्चन भी कराऊंगा और रिफ्रैक्शन का पहले फंडा भी समझाएंगे। क्या है फंडा ऑफ रिफ्रैक्शन? तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जानेंगे तो फंडा अपने समझ में आ जाएगा। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को समझने के लिए मैं यहां पर बनाए जा रहा हूं। देखो, दो मीडियम लेते हैं। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1 मान लेता हूं और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेते हैं। एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लेते हैं और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेते हैं। ओके, और यहां को हम मान लेते हैं पोल, जो कि सबको पता है। यहां एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं और लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे। और मान लेते हैं यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन डालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगा? नॉर्मल। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहलाएगा नॉर्मल। तो ये मेरा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई मान लेते हैं। ओके, और फिर लाइट को ऐसे आके मान लेते हैं, यहां पर आ गया और इमेज बना दिया यहां पर। तो मेरे लिए ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए अल्फा, और इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं डेल्टा। अल्फा बीटा डेल्टा। ओके, यहां से जो इसकी दूरी होगी, इस दूरी को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। यानी पोल से, यानी यहां पर जो ऑप्टिक सेंटर है वहां से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, u। और यहां से यहां के दूरी को क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस, और इसको बोल देंगे v, बोल देते हैं इसको। और यहां से यहां के दूरी को क्या बोलेंगे? r बोल देंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे यहां से यहां के दूरी को। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छा। अब हम चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। एग्जाम में आएगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को डिराइव करो, या बोलेगा प्रूव दैट μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। या बोलेगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, या बोलेगा कि प्रूव दैट ये वाला बड़ी है। समझ रहे हैं बात? तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ई वाला सरफेस पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। क्या करेंगे हम लोग? अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होगा? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और ये बीच का बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। ओके, तो स्नेल्स लॉ से क्या लिखेंगे? μ1 sin i लिख देंगे। लिखेंगे μ1 sin i लिख देंगे। इधर से μ1 sin i हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और इधर से क्या होगा? इधर से μ2 sin r।
अब देखो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, यहां से एक बात समझना है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस I and R will very small, क्या कहते हो? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ? लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, नहीं, जब लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे तो आई छोटा हो जाएगा, और आई छोटा होगा तो अल्फा एंड बीटा भी छोटा हो जाएगा, नहीं, डेल्टा भी छोटा हो जाएगा। आई एंड आर वेरी स्मॉल, तो अल्फा बीटा डेल्टा ऑल्सो विल वेरी स्मॉल। आ रहा है समझ में? ओके। तो यहां पर तो तुमको पता है कि अगर एक चीज जान लो, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, पता है तो क्या होगा? थीटा का कॉन्सेप्ट अगर स्मॉल है तो साइन थीटा लगभग लगभग थीटा होगा, और ये लगभग लगभग टेन थीटा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो यहां पर देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर ए बना देते हैं, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर है ना। तो इसीलिए इस जगह μ1 फ्रॉम ए की अगर बात करें, ए से अगर लेंगे, फ्रॉम ए की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? μ1 साइन आई की जगह आई हो जाएगा ना, अब बराबर μ2 साइन आर की जगह आर हो जाएगा। ये समझ में आया? इसको बी नंबर मान लेते हैं। अब यहां से देखो, ये आई है और ये अल्फा और ये बीटा है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर आई हो जाएगा। या ऐसे देखो, ये वाला एंगल जो होगा 180 माइनस आई हो जाएगा। ओके, तो 180 माइनस आई जो बीटा जो अल्फा बराबर 180, यहाँ से यहाँ 180 आ जाएगा। तो यहाँ 180 आई है तो 180 माइनस आई, अल्फा प्लस बीटा तो 180 आई माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी आई हो जाएगा, पता है ना, आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहां पर देखो, ये देखो, ये गामा प्लस डेल्टा बराबर बीटा, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसको बराबर हो जाएगा, तो बीटा बराबर गामा प्लस डेल्टा। आ रहा है समझ में? तो यहां नहीं, यहां से इसमें फुट करते, इसलिए फ्रॉम बी देखते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ? बड़ा आसान है। देखो, ये 180 माइनस आई हुआ, तो 180 माइनस आई या प्लस अल्फा प्लस बीटा, लिए तो कोना में देखो, 180 माइनस आई प्लस अल्फा प्लस बीटा, सब मिला के 180 आ जाएगा ना। 180 माइनस आई जो अल्फा जो बीटा बराबर 180, तो 180 180 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर नहीं हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे, 180 माइनस बीटा ये हुआ, और प्लस डेल्टा प्लस गामा बराबर 180। समझ में आ जाएगा? आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा, वेरी गुड, आ जाएगा। अरे 180 माइनस बीटा लिखे ना, 180 माइनस बीटा अब प्लस गामा प्लस डेल्टा, यानी आर प्लस डेल्टा बराबर 180, यानी ये और ये बराबर 180, तो निकल जाएगा। यहां से देखते हैं तो μ1 आई के बदले में क्या रख देंगे? आई की जगह रख देंगे अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर आर की जगह क्या रख देंगे? आर की जगह रख देंगे बीटा माइनस, आर की जगह रख देंगे μ2 लेंगे, और आर की जगह रख देंगे, आर की जगह रख देंगे बीटा माइनस डेल्टा। अब बीटा बीटा को एक जगह कर लेते हैं और उसको बाकी एक जगह, ये μ1 अल्फा μ1 बीटा आया, अब बराबर हो जाएगा μ2 बीटा माइनस μ2 डेल्टा। बड़ा अच्छा है। तो क्या करेंगे, एक जगह कर लेते हैं बीटा वाला को, इसको अगर हम इधर कर लेते हैं और इसको हम अगर इधर कर लेते हैं, μ1 अल्फा अब μ1 बीटा हो गया, अब μ2 बीटा अब μ2 डेल्टा आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो देखो μ1 अल्फा की जगह 10 अल्फा समझ सकते हैं, अब μ1 बीटा की जगह 10 बीटा, μ2 10 बीटा, अब μ2 10 डेल्टा, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं, यहीं से आगे बढ़ा दो।
देखो ये नॉर्मल इंसिडेंस में ये पॉइंट मान लेते हैं Q है और यहाँ से यहाँ हाइट मान लेते हैं, ये हाइट H मान लेते हैं, ये और ये नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं। तब देखो टेन अल्फा की जगह क्या रख देंगे, टेन अल्फा की जगह H बाय U आ जाएगा, H बाय U आ जाएगा। साइन कन्वेंशन बाद में लेंगे। ओके, अब म्यू टू और टेन बीटा की जगह H बाय R हो जाएगा, ये H बाय R हो जाएगा। अब म्यू टू और टेन डेल्टा की जगह H बाय V हो जाएगा, H बाय V हो जाएगा। अब म्यू टू और टेन डेल्टा की जगह, नहीं टेन बीटा की जगह था ना, टेन बीटा की जगह म्यू टू टेन बीटा, यहाँ तो म्यू वन था ना। अब म्यू टू टेन बीटा, गलती हो गया, टेन बीटा की जगह H बटा R हो जाएगा, H बाय R हो जाएगा। और टेन डेल्टा की जगह H बाय V हो जाएगा। और इस प्रकार से हम एक जगह ले आते हैं, R को एक जगह ले लो, एक जगह इसको एक जगह ले लो और इसको एक जगह ले लो, H सब का कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा म्यू वन बाय यू और इसको इधर ले जाएंगे तो म्यू टू बाय भी बचेगा, इधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो म्यू टू बाय आर और इधर बचेगा म्यू वन बाय आर और थोड़ा सा बच गया है नहीं, यानी एक तरह से आ गया म्यू टू बाय भी प्लस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। यहां तक दिख रहा होगा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देंगे साइन कन्वेंशन। क्यों, साइन कन्वेंशन लगाने से फॉर्मूला हर केस के लिए वैलिड हो जाता है, इसीलिए हम लोग साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन, SIGN, साइन कन्वेंशन लगाएंगे हम लोग। साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाय V प्लस में आ जाएगा। अब म्यू वन की जगह U आ जाएगा निगेटिव में और ये म्यू टू माइनस म्यू वन बाय R हो जाएगा। यानी एक तरह से फॉर्मूला हो गया म्यू टू बाय V माइनस म्यू वन बाय U इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। यही फॉर्मूला है हमारा, जहां पर म्यू वन क्या है जिसमें ऑब्जेक्ट है, और म्यू टू क्या है ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड का बाउंड्री है, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यू क्या है यहां पर, वी क्या है। बड़ा शानदार फॉर्मूला है, जहां पर वेयर म्यू वन यू क्या है, वेयर यू क्या है, वी क्या है, म्यू वन क्या है, म्यू टू क्या है, आर क्या है, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो ये जानकारी होगा ही, समझ में आ ही गया क्या है ये, नहीं। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नहीं u है लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है, और म्यू टू है बाउंड्री के दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मत समझना कि म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। इमेज जरूरी नहीं कि इसी मीडियम बनेगा, इमेज उधर भी बन सकता है। तो म्यू टू कभी मत लिखना कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इमेज बन रहा है, मिसकॉन्सेप्शन में कभी कभी होता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो थोड़ा सा और बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। म्यू वन है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ये क्लियर हो गया। म्यू टू है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इमेज बनेगा। ये बात सही लिखें कि गलत लिखें, ये बात गलत है, क्योंकि इमेज जरूरी नहीं है कि इसी मीडियम में बनेगा, इस मीडियम में इमेज बन सकता था। तो म्यू वन क्या हो गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट है, अब म्यू टू क्या हो गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाउंड्री के दूसरे तरफ है। तो यहां अच्छा ये बात बताओ, ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये फार्मूला एप्लीकेबल कब होगा,
तो सबसे पहला बात क्या आएगा, एप्लीकेबल होने के लिए सबसे पहला पॉइंट आएगा कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब नॉर्मल इंसिडेंस की बात होगा। कब एप्लीकेबल होगा? जब नॉर्मल इंसिडेंस की बात होगा। और ये फार्मूला किसी भी तरह के सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के लिए काम करेगा, चाहे वो प्लेन सरफेस हो और चाहे वो कर्व सरफेस हो, दोनों ही सरफेस पर ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। यानी प्लेन सरफेस पर भी एप्लीकेबल है और कर्व सरफेस पर भी एप्लीकेबल है। बात आया समझ में? तो देख लेते हैं कि कब प्लेन सरफेस पर और कब कर्व सरफेस पर एप्लीकेबल है, कैसे कैसे एप्लीकेबल है वो देख लेते हैं। एक बताए थे ना, जैसे ये प्लेन सरफेस है मान लेते हैं, नहीं, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है μ1 और ये सॉरी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और यहाँ ऑब्जर्वर हम बैठाए, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट की दूरी अगर x है तो इमेज की दूरी क्या होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि μ1 से ज़्यादा μ2 है, डेंसर मीडियम है। तो हम लोग फार्मूला क्या बताए थे, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r है। यानी उस फार्मूला को हम प्लेन सरफेस के लिए लगा के दिखा रहे हैं। यानी हम डिराइव के लिए किए थे, किस केस के लिए? डिराइव किए थे फार्मूला को कर्व सरफेस के लिए, ओके। लेकिन ये वाला फार्मूला प्लेन सरफेस के केस में भी एप्लीकेबल होगा। उसी को बना के देखते हैं, तुमको पिछला वाला याद आ जाएगा, है ना। देखो μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा रिफ्रैक्शन फार्मूला हुआ, ओके। अब इस फार्मूला में रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह कितना ले लेंगे, r के बदले में कितना ले लेंगे, r के बदले में। बड़ा अच्छा बात है कि r के बदले में कितना लेंगे, तो इन्फिनिटी ले लेंगे ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन सरफेस का इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ r बराबर ले लेंगे इन्फिनिटी, r के जगह ले लेंगे इन्फिनिटी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना। तो μ2 बाय v की जगह y रख देते हैं माइनस μ1, u की जगह अगर साइन कन्वेंशन लेंगे तो माइनस x हो जाएगा और ये आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस μ2 बाय μ1 गुना x। ये साइन कन्वेंशन लिए इसीलिए आया, और इसमें फिर साइन कन्वेंशन ले लेंगे तो फिर साइन कन्वेंशन ले चुके हैं ना, इसलिए माइनस आ गया था। समझ में आया बात? जनरल फार्मूला नहीं बनाए थे हम लोग। तो ये फार्मूला जानते हो ना, y बराबर μ2 बटा μ1 गुना x। यानी ऑब्जेक्ट जिधर है ना उधर इमेज बनेगा, और अगर इससे बड़ा ये है तो इमेज इधर बन जाएगा, है ना। आ गया समझ में? जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं ये एक प्लेन सरफेस है और इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू है मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर 1 मान लेते हैं, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जर्वर है देखेगा। तो ये दूरी अगर x होगा तो यहाँ से ये दूरी कितना होगा, तो लिखेंगे μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। लिखेंगे यहाँ r बराबर क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी ले लेंगे प्लेन सरफेस के लिए, है ना। तो क्या होगा, μ2 बाय v, μ2 की जगह क्या रख देंगे, ये जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसको μ1 मानेंगे, जिसमें ऑब्जर्वर रहेगा उसको μ2 मानेंगे। तो μ2 के जगह म्यू आया ना, अब μ2 बटा v या माइनस μ1 के जगह 1, अब बटा u के जगह माइनस एक्स, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बटा इन्फिनिटी। किसी चीज़ में इन्फिनिटी से भागा देंगे तो इसका मान जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ v इज इक्वल टू एक्स बटा म्यू आया, माइनस साइन देके, माइनस साइन मतलब इसी साइड बनेगा नहीं, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है v इज इक्वल टू यानी y इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा म्यू एक्स ने, यानी इसका इमेज अगर यहाँ पर बनेगा तो इसको y मानेंगे तो y बराबर आ जाएगा म्यू एक्स। इस फार्मूला से भी यानी v की जगह y मान लेते हैं। यानी ये वाला फार्मूला कर्व सरफेस पर तो लगेगा ही, लेकिन हमने क्या साबित कर दिया कि ये वाला फार्मूला कर्व सरफेस के साथ साथ
प्लेन सरफेस भी लगाएंगे। इसका अर्थ क्या होगा, किसी भी सरफेस हो, रिफ्रैक्शन जब होगा तो इस फार्मूला को लगा सकते हैं। तो कुछ सवाल बना के लगा के देखते हैं हम लोग, क्या सही रहेगा? कुछ सवाल बना के चेक कर लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे कैसे लगता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ सवाल में देखते हैं। कुछ साइन कन्वेंशन को समझ लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेंशन सवाल बनाने से पहले बहुत जरूरी है समझना। इसलिए जरूरी है कि जब सवाल बनाएंगे साइन कन्वेंशन गड़बड़ा देंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए साइन कन्वेंशन को समझना पहले जरूरी है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन समझते हैं फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। साइन कन्वेंशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइन कन्वेंशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें कितने तरह का सिचुएशन बन सकता है? साइन कन्वेंशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला देखो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, नहीं इस तरह का हो सकता है। देखो 4 तरह का चीज बनेगा। सब पिक्चर को मैं पहले बना देता हूं। देखो जबकि हम लोग ड्राइव किए थे उसको इस तरह के सरफेस के लिए, तो इस तरह के सरफेस में भी एप्लीकेबल हो जाता है फार्मूला मेरा। देखो ऐसा अगर सरफेस है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, हम लोग पी से नापेंगे, और ऐसा रहेगा तो सेंटर यहाँ होगा, हम लोग दूरी को नापेंगे पी से, और ऐसा रहेगा तो सेंटर इधर होगा, दूरी को नापेंगे पी से, और ऐसा रहेगा तो सेंटर इधर होगा, दूरी को नापेंगे पी से। ओके, यानी ये दूरी है मेरा आर ने, और इसमें ये दूरी है मेरा आर, और इसमें ये दूरी है मेरा आर। थोड़ा सुंदर से सरफेस नहीं बना है, अच्छा बनने दो, जब बन गया वो। ये दूरी है मेरा आर यहाँ पर, है ना, और ये दूरी भी मेरा है आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात क्या क्या हो सकता है, देखो लाइट अगर ऐसे आएगी, इधर से आ सकती है लाइट, लाइट इधर से भी आ सकती है। लाइट के आने पर सब डिपेंड करता है पॉजिटिव कब लेंगे निगेटिव कब लेंगे। और लाइट अगर ऐसे आएगी तब, लाइट इसमें इधर से आ सकती है। 4 सिचुएशन बनाए हम, है ना। तो लाइट अगर इधर जाएगी तो बोले थे ना जिधर लाइट जाएगी उधर की दूरी को पॉजिटिव मानेंगे, तो यानी ये वाला की सिचुएशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लेना है। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है तो आर बराबर लेंगे +5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और अगर इधर लाइट इधर आ रही है और ये दूरी नापना है तो इसमें आर बराबर क्या ले लेंगे, आर बराबर निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें आर पॉजिटिव की निगेटिव, देखो लाइट इधर आ रही है और पोल से सेंटर की दूरी इधर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर असल में क्या होता है, पोल से सेंटर की दूरी, पोल से सेंटर की दूरी। तो पोल इधर है सेंटर इधर है, तो पोल से सेंटर की दूरी जाएंगे तो लाइट के विपरीत दिशा में जाएंगे तो आर यहां पर हो जाएगा निगेटिव। ओके, यहां पर पोल से सेंटर की तरफ जाएंगे तो आर यहां पर हो जाएगा, आर यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे इसकी समझ आ गई है। और उसके बाद एक और समझ लो, जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा, जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर की दूरी निगेटिव लेंगे, हमेशा याद रखना। यानी पोल से जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा रियल वाला, वो वाला दूरी को हमेशा निगेटिव लेना है। इतना क्लियर है। तो हम लोग बात करेंगे अभी कुछ सवाल को देख के कि कब कौन सा फार्मूला कैसे कैसे लगाया जाता है। प्रॉब्लम बना के देखते हैं, है ना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक और ट्रिक समझ लेता है। सवाल बनाने से पहले एक और ट्रिक को क्लियर कर लेते हैं। जब रिफ्रैक्शन एक के बाद एक कई बार होगा तो सवाल को कैसे बनाएंगे। नहीं, 2-2 सरफेस है और 2-2 सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सवाल को कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, देखो स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम।
स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कहता है जब रिफ्रैक्शन एक के बाद एक कई बार हो तो पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज होगा वो दूसरा सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का। याद रखना, व्हेन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन भी ले सकते हो या रिफ्लेक्शन भी ले सकते हो ना। व्हेन रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, व्हेन रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब होता है, वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक। जब रिफ्रैक्शन एक के बाद एक होता है इन स्टेप्स, मतलब स्टेप्स मतलब बारी बारी से नहीं, देन इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन एट, देन इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट surface will act as an object for, समझा देता हूं मैं, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ, जब एक के बाद एक कई बार रिफ्रैक्शन होगा तो पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगा वही वाला इमेज दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बिना सवाल बनाए कुछ पता नहीं चलता है। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला और ये इस तरह का फंडा लगा के सवाल को करते हैं। तो रेडी, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 1। कुछ हल्का सवाल पहले ले लेते ना, हल्का क्या भारी क्या। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक, देखो ये पैरेलल रे है, ठीक है, और ये स्फीयर पर इंसिडेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, और ये इसका सेंटर यहां पर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो कहता है बताओ कि इसका इमेज जब यहां पर बन जाएगा, यहां इसका इमेज जब यहां पर बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट इसमें कहां पर है और इमेज यहां पर है, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये ग्लास स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है, ये क्या है, ग्लास स्फीयर है। कहता है फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी म्यू बताना है कितना होगा इसका। ये है पहला सवाल। पहला सवाल है ये क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो दूसरा सवाल पर आएंगे हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं ना। सॉल्यूशन, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा 1-2 मिनट अपना दिमाग को चला लो। इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, कैसे बनाएंगे इसको। u बराबर यहां क्या लेंगे, u बराबर यहां u बराबर क्या लेंगे, ये पहले समझना जरूरी है कि u बराबर क्या लेंगे। u बराबर लेंगे माइनस इंफिनिटी। v बराबर क्या लेंगे, ये आएगा पोल। इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा तो यहां से दूरी को नापेंगे, यहां से यहां के दूरी को लेंगे v, तो लेंगे +2r। आया समझ में। इधर से इधर की दूरी को पॉजिटिव नापेंगे, इधर से इधर की दूरी को नेगेटिव नापेंगे। ओके, μ1 के बदले में क्या लेंगे, ये हो गया μ1 और ये हो जाएगा μ2। याद रखना, ये वाला होगा μ1 और ये वाला μ2। तो μ1 के जगह रख देंगे 1 और μ2 के बदले में क्या रख देंगे, ये μ1 और ये μ2। μ2 के जगह म्यू रख देंगे। न्यूमेरिकल को अच्छा से समझना है, पट बनने की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सही है।
अब लगाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या अप्लाई करेंगे, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये मेरा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है। ओके, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में ये हो गया μ1 और ये हुआ μ2, μ2 की जगह μ, अब v के जगह यहां से यहां आ गया v की जगह 2r माइनस μ1 के जगह 1, u के जगह माइनस इन्फिनिटी, वेरी गुड। अब μt की जगह μ1 के जगह 1 और r के जगह प्लस r। आ गया समझ में नहीं? तो μ बाय 2r इज इक्वल टू ये बन जाएगा मेरा 0 बन गया, और यहां आ जाएगा μ माइनस 1 बाय r। ये r कैंसिल हो जाएगा ना, μ बाय 2r यहां लेंगे, μ माइनस 1 बाय r यहां ले लेंगे, और ये r में r कट गया, तो μ बराबर आ जाएगा इधर से 2 इंटू μ माइनस 1, यानी μ इज इक्वल टू 2 माइनस 2। इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो यानी μ बराबर 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? पहला बात क्लियर है? ओके, दूसरा सवाल देखो, मैं तुरंत परेशान करने वाला दे देता हूं। ये रहा मेरा दूसरा सवाल, क्वेश्चन है, देखो ये, इस बार जरा अपना अकल ठीक करके रखना, वरना अकल करबड़ा जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइट रे, इसमें भी इसी तरह से आ रहा है, इसमें भी इसी तरह से आ रहा है, और इसका जो म्यू है ना वो 3/2 है। तो बताओ कि फाइनल इमेज कहां पर बनेगा? क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। देखो, न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है ना कि जब तक बनाओगे नहीं ना, बनबे नहीं करेगा। यानी अगला सवाल को, यानी ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि कब कौन सा लगाएंगे, रट लेंगे तो बन जाएगा। यानी तुमको कार कोई सिखाए तो कभी लिख के देता है कि गोलंबर पर 1 नंबर गियर लगाना, और गोलंबर के आगे जो मार्केट आएगा उसमें 2 नंबर गियर लगाना, और उसके बगल में कोई डिवाइडर है वहाँ 1 नंबर गियर लगाना। तो ऐसा कोई लिख के देता है कि कहाँ कितने नंबर का गियर लगाना और कितना एक्सीलरेटर दबाना है? बिल्कुल नहीं देता है। तो ये बात कैसे जानते हैं? ये बात प्रैक्टिस से मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सी गियर कब लगानी है। उसी प्रकार से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला कब लगानी है, इसकी समझ मुझे विकसित कैसे होगी? इसकी समझ विकसित होगी यस, प्रॉब्लम बनाने से। तो प्रॉब्लम ही तो बना रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम नंबर ये बना के देखते हैं, तब पता चलेगा। इसमें तो दिक्कत हो सकता है ना, करके देखो क्या दिक्कत आती है इसमें। म्यू के जगह दिया हुआ है 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लो, कितना मान लोगे? r, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r मान लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r मान लेते हैं। तो ये इसका सेंटर आएगा ना, और ये दूरी r होगा, और ये दूरी r होगा, यहां से यहां 2r होगा। सबसे पहला रिफ्रैक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट सरफेस पर। क्या करते हैं? अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला पहला सरफेस पर। स्ट्रेटजी पहले समझो। पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण अगर दूसरा सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी पहला पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है
और दूसरा पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो पहला पर रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगा, अगर दूसरा पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दूसरा सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। पहले बना के तो देखते हैं ना, ये भी तो थ्योरी बात था ना, प्रैक्टिकल बात करते हैं, है ना। फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, देखो इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराने के लिए μ1 हो जाएगा, ये नहीं μ1 बराबर हो जाएगा 1, अब μ2 की जगह 3/2, है ना। u की जगह क्या रख देंगे, u की जगह क्या रख देंगे, -∞, और v की जगह पहले निकाल लेंगे क्या बनता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह r क्या बनेंगे, r बराबर पॉजिटिव ले लेंगे ना, r बराबर पॉजिटिव ले लेंगे जो भी है। तो लगाते हैं μ1 ये और μ2 ये, तो μ1 ये और ये μ2 ये, μ2 बाय v, फार्मूला ये है ना, फार्मूला को दिमाग में रखना है, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ μ2 की जगह दे देंगे 3/2, अब μ2/v माइनस μ1 बाय u की जगह इतना इज इक्वल टू μ2 की जगह इतना माइनस μ1 की जगह इतना बटा r की जगह प्लस r। ओके, तो ये जगह 3/2v और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 और 1/2r। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा 3r। v बराबर कितना आ गया, v बराबर आया 3r। v बराबर कितना आया, यहां पर मुझे v बराबर आया 3r। इसका मतलब हुआ कि यहां से 3r की दूरी, यहां से यहां की दूरी r है। ओके, यहां से यहां की दूरी r है, और इसका मतलब यहां पर इमेज बन जाएगा, यानी इसके कारण इमेज यहां पर बनने वाला था। लेकिन क्या, लेकिन यहां पर लगता है फिर रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया बात, यानी ये दूरी अभी भी r है, तो क्या यहाँ इसके कारण रिफ्रैक्शन हो के यहाँ इमेज बन जाएगा। कॉमन सेंस से देखो ना रे, यहाँ से यहाँ जब इमेज बनना वाला होगा तो यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने के बाद तब जो इमेज बनेगा ना वो फाइनल इमेज होगा। बात आया, पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण इमेज यहाँ पर बन रहा था, लाइट लग रहा था यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ से जब लाइट आने लगा तो फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनेगा वही वाला इमेज इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसलिए लिख देंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, उसके बाद स्पीड पकड़ लेंगे। फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, u के जगह यहां से दूरी नापेंगे, यहां से मत ले लेना ये दूरी, ये इमेज हुआ दूरी, यहां से नापेंगे। u के जगह प्लस r, v के जगह निकालना है, μ1 के जगह ये होगा μ1 और ये होगा μ2। याद रखना, लाइट इधर से इधर जाएगा तो ये होगा μ1, ये हो गया μ2। μ1 के जगह 3/2 और μ2 के जगह हो जाएगा 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के जगह हो जाएगा -r, क्योंकि लाइट इधर से इधर जाएगा तो रेडियस सेंटर उधर है। आया समझ में। तो अब इस फार्मूला को लगा देते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये कौन सा फार्मूला है, रिफ्रैक्शन फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, रिफ्रैक्शन फार्मूला। उसमें लगा देता हूं मैं μ2/v माइनस μ1
बाय यू, यू की जगह प्लस आर, μ2 बाय वी निकालना है, माइनस μ1 ये हुआ 3/2 अब बटा μ2 बटे माइनस μ1 आर के जगह यू की जगह क्या होगा, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ओके, μ2 माइनस μ1 बाय आर, एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सही है। देखते हैं तो क्या करेंगे, 1 बाय बी माइनस 3/2r इज इक्वल टू, ये 1/2r हो जाएगा, 1/2r, सही है ना, सही है। 1 बाय बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2r बन जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे ना तो v इज इक्वल टू r/2, यानी फाइनल इमेज जो बनेगा ना यहां बन जाएगा ऐसे करके, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। ये मेरा फाइनल इमेज हुआ। ये बात समझ में आया, फाइनल इमेज कहां पर बना, फाइनल इमेज बना कहां पर, इस सरफेस से यहां पर बना। और सवाल देखते हैं, इस तरह का सवाल और देखते हैं, है ना। एक शानदार सवाल दे रहा हूं मैं, आईआईटी में पूछा हुआ था, दे दूं ना, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन में एक क्वार्टर सिलेंडर है, क्वार्टर सिलेंडर समझते हो ना, सिलेंडर का 1/4 भाग, जैसे कुल्फी खाए, मटका कुल्फी, पहले एकदम मटका गोले गोल सिलेंड्रिकल कुल्फी होता है, उसको काट के खिलाता है हम लोग। तो मटका कुल्फी को 4 टुकड़ा में अगर कर देता है ना, ऐसे करता है, पर ऐसे फाड़ेगा फिर ऐसे फाड़ता है, तो एक पार्ट हो गया क्वार्टर में। एक क्वार्टर सिलेंडर है और उस क्वार्टर सिलेंडर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और रेडियस है आर, और उसको एक टेबल पर रख दिए और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो कहता है कि उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उसको अभी निकालना है, देते हैं, है ना, एक मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से भेंट होने वाला है तुम्हारा। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, क्या बोले थे, क्वार्टर सिलेंडर है, क्या बोले थे, ये क्वार्टर सिलेंडर है, ये मान लेता हूं, है ना, ये एक क्वार्टर सिलेंडर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2, म्यू है इसका, म्यू है 3/2, ऐसे रख देता हूं मैं, इसका जो म्यू है वो है 3/2 और इसका जो रेडियस है वो है आर, और इस क्वार्टर सिलेंडर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा है वो जो यहां से एम आर की दूरी पर है, प्लेन सरफेस से। तो कहता है कि इस प्रकार से लाइट रे इंसिडेंट होता है कि ये इमेज फाइनल रे पैरेलल हो जाता है टेबल का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, है ना। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का क्या वैल्यू होगा, एम का वैल्यू बताना है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए। बात समझ में आ रहा है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये क्वार्टर सिलेंडर है, तो क्या कर रहा है, फाइंड करना है, एम को फाइंड करना है, इस एम को, क्या होगा इस एम का वैल्यू, इसका म्यू बराबर 3/2 दिया हुआ है। तो अपने अकल पर थोड़ा सा जोर भी लगा सकते हो तुम चाहो तो, है कि नहीं यार, और अपने अकल पर जोर नहीं भी लगा सकते हो। तो लगता है कि अकल पे जोर लगाओगे तो ज्यादा मजा आने वाला है, तो क्या ज्यादा मजा चाहिए, यस ज्यादा मजा चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या करेंगे, इसमें u के स्थान पर क्या रख देंगे, इस पर प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए u बराबर क्या लेंगे, फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, लिख देता हूं मैं, फॉर रिफ्रैक्शन, 2 स्टेप में सवाल बनाएंगे, फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, u के स्थान पर क्या रख देंगे, u के स्थान पर रख देंगे -mr,
के v के स्थान पर निकालना है। μ1 के स्थान पर ये μ1 होगा और ये μ2 होगा। μ1 के स्थान पर 1 रख देंगे और μ2 के स्थान पर 3/2 रख देंगे। μ1 ये होगा और μ2 ये होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्थान पर क्या रख देंगे? इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी क्यों रख दिए? ओ प्लेन सरफेस है ना, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? प्लेन सरफेस, उसका सेंटर कहां पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा। तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी ले लेंगे और यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा? फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। वीडियो को पॉज कर दोगे और पहले बना के देखोगे और बनता है कि नहीं बनता है पहले चेक करोगे। आ गई बात समझ में? तो चेक कर लेंगे हम लोग। तो μ2/v, μ2 की जगह 3/2, v माइनस μ1 की जगह u की जगह माइनस mr इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, r की जगह इन्फिनिटी। तो 3/2v माइनस माइनस प्लस 1/mr इज इक्वल टू 0 ना आ जाएगा ये? 0 आ जाएगा। 0 आ गया। अब क्या करेंगे? इसका मतलब 3/2v बराबर माइनस 1/mr, यानी v बराबर माइनस 3/2mr आ जाएगा, यानी v बराबर माइनस 1.5 mr। उताना ही था ना। डेंस रेडर से डेंस में तो मीडियम दूर में जाता है ना, इमेज दूर में जाता है ना, ऐसे बनेगा। इसका मतलब इसका इमेज बन गया यहां पर बन गया और ये है 1.5 mr यहां से, यानी ये बन गया ये, यानी यहां पर रिफ्रैक्शन के कारण यहां इमेज बन गया और दूसरा सरफेस पर लग रहा है कि यहीं से लाइट आ रहा था, इसीलिए तो इसके लिए यू हो जाएगा। है समझ में? अब जो I1 बना पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण, वो वाला I1 दूसरा सरफेस पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब समझा बात? ये जो I1 बनागा, I1 पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण इमेज है। I1 क्या है? पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण क्या है? पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण इमेज है। I1 जो कि दूसरा सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस U बराबर क्या होगा? यानी फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, U बराबर क्या हो जाएगा? बोलो U बराबर क्या हो जाएगा? पहले बताओ जल्दी से। U बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 mr? बिल्कुल नहीं। अरे इस बार यहां से ना दूरी नापेंगे, यहां से दूरी थोड़ी ना नापना, यहां से नापना है ना। ये दूरी कितना होगा? ये r हुआ और 1.5 r हो जाएगा। तो U इक्वल टू माइनस लेंगे r प्लस 1.5 mr। अरे यहां से यहां r, फिर वहां से वहां दूरी। आया समझ में? ये हुआ U। अब V इक्वल टू क्या लेंगे? V इक्वल टू फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है? पैरेलल लाइट रे, इंफिनिटी। अब μ1 की जगह क्या रख देंगे? यहां से यहां जब लाइट आएगा तो ये बनेगा μ1 और ये बनेगा μ2। आया समझ में? μ1 की जगह कितना रख देंगे? 3/2। अब μ2 की जगह कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह कितना रख देंगे? -r रख देंगे, -r, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, सेंटर इधर है। ओके,
तो फिर अप्लाई करेंगे कौन सा फार्मूला, अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला। अप्लाई कौन सा फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ 99 में आईआईटी में। फॉर रिफ्रैक्शन अप्लाई रिफ्रैक्शन फार्मूला, तो क्या लिखेंगे, μ2 बाय वी, फार्मूला ये वाला लगाएंगे, μ2 की जगह कर देंगे μ2 बाय वी, भी कर दिए, माइनस μ1 इतना हुआ, अब बटा यू की जगह माइनस r प्लस 1.5 mr, μ2 बटा वी है माइनस μ1 बटा यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 माइनस μ1 बाय r आ गया, ये आ गया 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, ये r को ले लेता हूं कॉमन, 1 प्लस 1.5 m बच जाएगा यहाँ, 3/2 माइनस माइनस प्लस ले लिए, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 और नीचे आ जाएगा तो 1/2r, और ये 2r फिनिश, तो बच जाएगा, इसको 3 इधर ले लो, इधर जो 1 प्लस 1.5 m बन जाएगा, इधर आएगा तो 2 बन गया ना, 2 बराबर 1.5 m, यानी 2 बराबर 3/2m, 3/2m, यानी m बराबर 4/3। क्या इतना आया था, वीडियो पॉज करके बनाया था, नहीं बनाया था ना, समझ जाना, है ना समझ में, अच्छा क्वेश्चन। अगला दें, अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं कौन सा है, देखो मैंने सिर्फ उस सवाल को फोटो मिटा दिया और दूसरा क्वेश्चन सामने में डाल रहा हूं जिसमें सब यही होगा और खाली डाटा को बदल देंगे। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहता है कि, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक सरफेस है इधर से और ये एक सरफेस है इधर से, ओके, और ये है ऑप्टिक एक्सिस मान लेते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ का इधर का पोल है P1 और इधर का पोल है P2, और इधर का सेंटर है C1 और इधर का सेंटर है C2, और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 बराबर 2 सेंटीमीटर, और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है इधर वाला का 4 सेंटीमीटर, 4 इधर 2 6, और यहाँ दोनों के बीच का दूरी है, दोनों के बीच का दूरी 8 4 12 2 14 8 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं दोनों के बीच का दूरी, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, समझा बात। तो लाइट कैसे कैसे जाएगा, एक हाथ का ट्रैक बताता हूँ मैं, देखो पहले लाइट इस पर जाएगा, है ना, इस पर रिफ्रैक्शन का इसका सेंटर ऐसे ऐसे जाएगा, रेडर से अब स्नेल सॉ लगाएंगे तो थोड़ा सा इधर मुड़ेगा मान लेते हैं, थोड़ा इधर मुड़ाता हूँ मैं, नहीं, अब फिर लगता है यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, अब इस रिफ्रैक्शन के कारण फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा ये निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया, कहता है एक ऑब्जेक्ट O है और उसका फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, यही है सवाल। क्या है सवाल, एक ऑब्जेक्ट O है उसका फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा। तो कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग, वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करना है। सबसे पहले पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराएंगे,
ये वाला सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराएंगे, और पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण जो क्या बनेगा, इमेज, वो वाला इमेज दूसरा सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फिर दूसरा सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए उसको पहला सरफेस का जो इमेज बना था उसको ऑब्जेक्ट मान के फिर बना देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यही लिखना है, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, यू के स्थान पर इसको मैं मिटाता हूं, इसको भर देना पड़े, है कि नहीं, ये नहीं, यही सब कुछ करना है इसमें। ये रेडीमेड लिखा रहेगा, थोड़ा टाइम बचेगा मेरा, है ना। इधर भी मिटेगा, इस सबको मिटाते हैं, है ना, इस सबको मिटा देते हैं। चलो मिटा दिया। क्या करना है बोलो, क्या करना है अब? u के स्थान पर क्या रख देंगे, u के स्थान पर -1 सेंटीमीटर, u की जगह कितना रख देंगे, -1 सेंटीमीटर। ओके, v के स्थान पर v निकालना है, दो बात हो गया। μ1 के स्थान पर, μ1 के स्थान पर क्या रखेंगे, μ1 के स्थान पर रख देंगे 1, u की जगह रख देंगे -1 सेंटीमीटर। ओके, μ1 के अभी यहां क्या करना है, निकालना है, μ1 की जगह 1 और μ2 की जगह 3/2, और r रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह +2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्शन वाला, इससे हमको आ जाएगा दूरी, इमेज दूरी, कहां पर बनेगा इमेज, ये हमको पता चल जाएगा अभी। तो इमेज दूरी निकाल लेते हैं, इमेज दूरी निकाल लेते हैं ना। इमेज दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये आया μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। ओके, μ1 बाय u रख दिए, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r के जगह +2, तो 3/2v + 1 इज इक्वल टू, ये 1/4 आ जाएगा ना, ये 1/2 आएगा, उसमें 2 से भागा देंगे, यानी 3/2v इज इक्वल टू 1/4 - 1 आ जाएगा, यानी 3/2v इज इक्वल टू -3/4 आ जाएगा, नहीं 3 कैंसिल आ जाएगा, v बराबर -2 सेंटीमीटर। वाओ, क्या बता है, मतलब इसके कारण जो इमेज बनेगा ना, यहां पर बनेगा, यहां पर, यानी ये बन जाएगा ना, यानी ऐसे करके ऐसे जाता है, इसका मतलब यहाँ इमेज बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर, यानी माइनस का मतलब इस साइड बन जाएगा, यानी पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन कारण इमेज यहाँ पर बनेगा, और यही वाला इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि दूसरे सरफेस लग रहा है यहीं से लाइट जाएगा। क्लियर है बात, दूसरे सरफेस पर लग रहा है कि यहीं से जा रहा है लाइट, ध्यान से देखो, लग रहा है कि यहीं से लाइट जा रहा है, देख रहा है ना, यानी इस सरफेस पर यहां से लाइट आता हुआ आ रहा है नजर, तो इसके लिए u बराबर ही हो जाएगा, आया समझ में। यानी पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनेगा I1, वही वाला इमेज दूसरा सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बात क्लियर है। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस क्या करेंगे, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, u के स्थान पर क्या ले लोगे, u के स्थान पर क्या ले लोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह क्या लोगे, यानी I1 हो जाएगा ऑब्जेक्ट, नहीं समझा, I1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, I1 होगा ऑब्जेक्ट, तो u बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ माइनस साइन तो ले लेंगे, यहाँ से यहाँ हुआ 4, है ना, और फिर यहाँ से यहाँ हुआ 8, फिर यहाँ से यहाँ हुआ 2, और फिर यहाँ से यहाँ हुआ
2, यानी u के स्थान पर कितना लगेगा, 4 8 4 12, 12 4 -16 सेंटीमीटर हो जाएगा u। अब v के स्थान, v का तो वैल्यू निकालना है ना, कहाँ होगा, और यहाँ इस बार यहाँ से दूरी नापना है ना, क्योंकि इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इस पहले इस सरफेस पर था। v बराबर निकालना है, μ1 के जगह ले लेंगे 3/2, μ1 के जगह ले लेंगे 3/2 और μ2 की जगह ले लेंगे 1। अब एक बार करके देखना है कैसे बनता है, कैसे बनता है, एक बार तो देखना पड़ेगा ना। कैसे देखेंगे ना, देख लेते हैं ना, फटफट देखो। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u के जगह -16 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें कितना इस्तेमाल करेंगे, -4 सेंटीमीटर इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट साइड है ना, इधर है ना सेंटर, -4 सेंटीमीटर, यानी μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। तो 1 बाय v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/16 दूना 32, अब बराबर ये 1/2, तो 1/8 हो जाएगा ना, 1/2 आएगा, 4 आएगा, ये माइनस में आएगा, तो 8 चौका 32, तो 1 बाय v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 3/32, समझा कि नहीं। तो यहाँ पर 32 आएगा एलसीएम, तो 8 चौका 32, ये तो है ही है, तो 1/32 आया, यानी 1 बाय v, यानी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +32 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये दूरी 32 सेंटीमीटर है, यहां बन गया फाइनल इमेज। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। एक चीज और देखो, जाते जाते एक चीज और समझाता हूं तुमको, यानी ये बात तभी से मुझको समझ में आ गया है कि जब रिफ्रैक्शन एक के बाद एक कई सरफेस पर होगा, तो पहला सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के कारण जो इमेज बनेगा वही वाला इमेज दूसरा सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसमें मैंने कितना सवाल बनाया, 3 सवाल बताया ना, हाँ 3 सवाल बनाए, वो तीनों से तुमको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। अब एक सवाल की बात करते हैं, एक सवाल ने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फोकस क्या होता है, यानी जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा कर्व सरफेस पर तो फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो कर्व सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो 2 प्रिंसिपल फोकस समझेंगे हम लोग। कर्व सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या समझेंगे, 2 फोकस समझना है हम लोगों को। तो पहला फोकस क्या होता है, दूसरा फोकस क्या होता है। तो बोलता है पहला फोकस ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है जिसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी। हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं फोकस, FOCUS, क्या हेडिंग दे रहे हैं, फोकस। ये फोकस क्या होता है जान लेते हैं। कर्व सरफेस में 2 फोकस होगा, जान लो, फटाफट मैं फोटो बना देता हूँ, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं फोकस का। कहता है कर्व सरफेस में 2 प्रिंसिपल फोकस होगा। कितना प्रिंसिपल फोकस होगा, 2 प्रिंसिपल फोकस होगा। फोटो पहले बना लेते हैं ना। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं ना, इधर का मान लेते हैं μ1, इधर का μ2, इधर का μ1 और इधर का μ2, इधर का μ1 और इधर का μ2, इधर का μ1 और इधर का μ2। तब कहता है कि पहला फोकस ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है, पहला फोकस ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा इन्फिनिटी पर। आए समझ में, जैसे लाइट रे ऐसे देंगे ना, तब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। आए समझ में बात। इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस, और इसकी दूरी को हम मान लेते हैं F1। फर्स्ट फोकस होगा ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसका इमेज
इन्फिनिटी पर बनेगा। आया समझ में बात? फर्स्ट फोकस कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। इसमें भी उस तरह से लिखेंगे, या फर्स्ट फोकस यहाँ इसका अगर ये है तो इसका इमेज कहाँ पर बन जाना चाहिए? इन्फिनिटी पर। फर्स्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फर्स्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज फॉर एट इन्फिनिटी। सेकेंड फोकस क्या होता है? तो सेकेंड फोकस होता है इमेज पॉइंट, इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। देखिए ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो मान लेते हैं इमेज यहाँ पर बना, नहीं ये इमेज बना ना, ऑब्जेक्ट इसमें इन्फिनिटी पर है, इसमें इमेज कहाँ पर बनेगा? इमेज कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी पर। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। नहीं तो कहता है ये कौन सा पॉइंट हुआ? ऑब्जेक्ट पॉइंट हुआ ना, ऑब्जेक्ट पॉइंट हुआ जिसका इमेज इन्फिनिटी पर बना। और ये क्या है? इमेज पॉइंट है जिसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। यानी लाइट रे कहीं से भी आएगा तो यहीं पर आएगा, है ना, कहीं से जाएगा तो यहीं पर आएगा। तो ये हो गया इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इसको बोलेंगे सेकेंड फोकस। इसमें भी वही काम करेंगे। सेकेंड फोकस क्या होगा? इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। इमेज कहाँ पर बना? यहाँ पर बना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज यहाँ पर बना। तो सेकेंड फोकस जो है ना वो इमेज पॉइंट होता है जिसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा। अब फर्स्ट फोकस क्या होगा? ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसका इमेज इन्फिनिटी पर बना। याद रखना, फर्स्ट फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज इज फॉर्म्ड इन्फिनिटी। उसी प्रकार से सेकेंड फोकस इज इमेज पॉइंट हुज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें आप अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1। इसको एक नंबर मान लेते हैं। हाँ, इसमें क्या रख देंगे? इसके लिए लगा, इसमें क्या करेंगे? μ2 बाय v की जगह f2 माइनस μ1 u की जगह इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। देखो दोनों में ये दोनों सेम है ना, ये दोनों अंतर हुआ, ये आ गया 0, यानी माइनस μ1 बटे f1 बराबर μ2 बटे f2। फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे? फ्रॉम 1 and 2 अगर बात करेंगे ये तो ये दोनों बराबर करते हैं ना, यानी ये बराबर यानी ये बराबर यानी ये 0 क्या आएगा? माइनस μ1 बाय f1 अब बराबर हो जाएगा μ2 बटा f2, यानी हो जाएगा f1 बाय f2 इज इक्वल टू माइनस, याद कर लेना ना, f1 बटा f2 बराबर μ1 बटा μ2। क्लियर हो गया बात? ये तो फोकस था। तो हम लोग बात किए थे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस पर अगर रिफ्रैक्शन एक के बाद एक कई बार हो तब का भी क्वेश्चन बना लिए, और सिंगल बार रिफ्रैक्शन होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही बार रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे और आंसर बन जाएगा। और रिफ्रैक्शन फार्मूला कर्व सरफेस पर भी लगा सकते हैं और प्लेन सरफेस पर भी लगा सकते हैं। तो आज का लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग।